नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अधिगम के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अधिगम के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं, अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग और आम भाषा में बोलते हैं सीखना। तो यहाँ पर अधिगम के प्रकार यानी सीखने के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको ये नहीं पता हो कि अधिगम क्या है या सीखना क्या है, लर्निंग किसे कहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से सीखना क्या है उसे आप देख सकते हैं। जब आपको सीखना क्या है या लर्निंग किसे कहते हैं ये आप जान जाएंगे तो आप इस वीडियो को समझ सकेंगे कि अधिगम के प्रकार क्या हैं। यानी कि जब हम सीखना समझ जाएंगे तो अब हमें उसकी जो विधियाँ होती हैं कि हम किस तरह से लर्निंग करते हैं, हम सीखते कैसे हैं, क्या क्या प्रकार उसके, टाइप्स क्या हैं उसके, तो वही इस वीडियो में है कि हम अधिगम के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर सीखता है तो वो किस किस तरीके से सीखता है, किस किस एरिया में उसका जो है सीखने का जो एरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस शॉर्ट नोट में लिखा हुआ है, चूँकि व्यवहार में परिवर्तन लाने के 3 ही प्रमुख क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक होते हैं, अतः परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया यानी अधिगम के लिए निम्न वर्गीकरण का अनुसरण करना ही सबसे उपयुक्त ठहराया जा सकता है। इतनी सी जो हमने पढ़ा है अभी, इसमें जो बता रहा है, कह रहा है कि जो हम व्यवहार में जो हमारा परिवर्तन आता है असल में वही सीखना होता है। सीखने के जरिए ही हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। उसके सिर्फ प्रमुख 3 ही क्षेत्र है, ज्ञानात्मक, ज्ञान से जुड़ा हुआ, क्रियात्मक जो एक्टिविटी, और भावात्मक, भावनाओं से। यानी जितनी भी ज्ञान से जुड़ी चीज़ें हैं इसमें भी कई सारे पार्ट्स होंगे, वो क्रियात्मक जितना भी इसमें एक्टिविटी, और भावनात्मक जो भी है, ये तीनों के तीनों जो मेन पार्ट हैं यही प्रमुख क्षेत्र हैं, क्योंकि इसी में ही व्यवहार, इन्हीं क्षेत्रों में व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है या परिवर्तन लाया जाता है उसी को अधिगम कहते हैं। तो जो अधिगम जो होता है, ये जो परिवर्तन हमारे व्यवहार में आते हैं, उनके जो 3 ही महत्वपूर्ण हिस्से, ज्ञानात्मक है और एक क्रियात्मक और तीसरा भावात्मक। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। दूसरा है मनोगामिक या क्रियात्मक अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोमोटर और कॉग्निटिव लर्निंग। तीसरा है भावात्मक अधिगम, जिसे बोलते हैं अफेक्टिव लर्निंग। यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, उसके द्वारा जो भी हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, जो कुछ हद तक स्थायी होते हैं, उसी को हम सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। वो जो परिवर्तन होता है, जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। एक ज्ञानात्मक में होता है, एक मनोगामिक में, एक भावात्मक अधिगम भावात्मक में होता है। हम अगर मान चलो हमें नॉलेज होती है किसी चीज़ की तो ज्ञानात्मक में आ जाएगा। अगर हमने हाथ पैरों से ये साइकिल चलाना सीख लिया तो हमारा वहाँ पे साइकोमोटर यानी मनोगामिक आ जाएगा कि वो परिवर्तन हमारा इस एरिया से हुआ है। अगर हमारे मन से, दिल में, भावनाओं में कोई परिवर्तन आता है तो भावात्मक अधिगम होगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट हैं और ये आगे तक काम आएंगे। बाकी और भी बहुत सारे जो है प्रकार हैं अधिगम के, मगर सबने, वैज्ञानिकों ने इम्पोर्टेंट यही मान लिया है कि यही 3 एरिया हैं जिनमें जो है व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं, और यही अधिगम के जो है प्रकार हैं महत्वपूर्ण। बाकी आगे भी कई प्रकार हैं जिनको हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं। अधिगम के वर्गीकरण का दूसरा आधार अधिगम की विधियां हैं। यानी कि जो अभी हमने 3 जो प्रकार देखे हैं, उसके अलावा भी हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं अधिगम के, जो उनकी विधियों को आधार बनाया गया। जैसे कि प्रयत्न एवं भूल अधिगम यानी ट्रायल एंड एरर, ये विधि है और इसके द्वारा भी हम सीखने के यानी अधिगम के प्रकार बना सकते हैं कि ये भी एक विधि प्रकार हो सकता है।
दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा है सक्रिय अनुबंधन, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। चौथा श्रृंखलित अधिगम, चेन लर्निंग बोलते हैं। निरूपण, शेपिंग। सामान्यीकरण अधिगम, जिसे बोलते हैं जनरलाइजेज लर्निंग। सातवां है अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इंसाइटफुल लर्निंग। आठवां सहचर्य अधिगम, एसोसिएट लर्निंग। नौवां है विभेदी अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन। ये जो 9 हैं विभेद किए गए हैं यानी कि वर्गीकरण किया गया है लर्निंग का, ये विधियों के आधार पर किया गया है कि बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम ये बच्चे जो हैं सीखते हैं, तो इसलिए हम विधियों के द्वारा भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये कुछ खास विधियां, इनके बारे में डिटेल में हम आगे सीखेंगे हर एक विधि के बारे में। अभी हम सिर्फ इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। पहले हमने 3 करी दी, ज्ञानात्मक अधिगम, मनोगामिक या क्रियात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, और अब हमने विधियों के द्वारा भी कर दिया। इसमें प्रयत्न एवं भूल विधि और बाकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गेगने ने अधिगम को वर्गीकृत करने का एक अलग ही तरह से प्रयास किया है। अधिगम विकास की विभिन्न अवस्थाओं या सीखने के प्रयत्नों को अगर आरोही क्रम सरल से जटिल में व्यवस्थित किया जाए तो गेगने के अनुसार अधिगम को निम्न 8 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है रॉबर्ट गेगने, उन्होंने अलग ही तरह से लर्निंग के प्रकारों को बांटा है। तो उनके अनुसार जो है वो है पहला संकेतात्मक अधिगम अथवा शास्त्रीय अनुबंधन, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे सिग्नल लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा उन्होंने कहा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या सक्रिय अनुबंधन, जिसे एसआर लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। तीसरा है श्रृंखलित अधिगम, चेन लर्निंग। चौथा है मौखिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएट। पांचवा है बहु विभेदीकरण अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। छठा है संप्रत्य अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग। सातवां है प्रनियम अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। आठवां है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस प्रकार से ऊपर बताए गए पिछले दोनों वर्गीकरण भी प्रथम प्रकार के वर्गीकरण में ही समा जाते हैं, क्योंकि अधिगम का मूल प्रयोजन व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है तथा परिवर्तन व्यवहारों के तीनों पक्षों में ही लाया जाता है। इस प्रकार मूल रूप से अधिगम को 3 मुख्य प्रकारों ज्ञानात्मक अधिगम, मनोगामिक या क्रियात्मक अधिगम तथा भावात्मक अधिगम में वर्गीकृत करके समझना आसान रहेगा। मतलब ये है कि अभी हमने जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गेगने का जो हमने वर्गीकरण देखा वो, और उससे पहले जो विधियों के द्वारा वर्गीकरण किया गया है वो, ये दोनों जो है पहले वाले जो हमने किया था उसमें समाहित हुआ था, जो व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए सबने माना है कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही लर्निंग है, सीखना है, और जो परिवर्तन व्यवहार के जिन क्षेत्रों में आते हैं वही अधिगम के प्रकार है। तो वो 3 हैं, ज्ञानात्मक अधिगम, मनोगामिक अधिगम और भावात्मक अधिगम। तो अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे आखिरकार ये हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकार है जो इम्पोर्टेंट है, ज्ञानात्मक अधिगम। ऐसे सभी अधिगम जिसके द्वारा बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाए जाते हैं ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से जुड़ा हुआ, नॉलेज। ये अगर किसी के बच्चे के व्यवहार में कोई ऐसा परिवर्तन आता है जो उसके ज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र में होता है तो उसे ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पे गौर करना, हमारे स्कूलों में जो पढ़ाइयाँ होती हैं, हर चीज़, हमारे स्कूल का जो पूरा फोकस होता है वो ज्ञानात्मक अधिगम में होता है। हर चीज़, हर एक बुक उन्हें जो है पढ़ाया जाता है, उसे समझाया जाता है, याद कराया जाता है और उनके नॉलेज को बढ़ाया जाता है और नॉलेज का ही टेस्ट लिया जाता है। तो टोटल जो हमारे स्कूल में जो अधिगम का जो
सिखाया जाता है, प्रयोग होता है, वो सिर्फ ज्ञानात्मक अधिगम का होता है और 2 अधिगम को छोड़ दिया जाता है, जबकि तीनों अधिगम के जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अगर आप उन्हें ज्ञान 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 भरते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, बाकी उनका साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं करेंगे या भावात्मक नहीं करेंगे विकास, तो वो पिछड़ जाएंगे। इसीलिए जो है हमें तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे नवीन ज्ञान का ग्रहण करना, यानी बच्चा अगर कोई नया ज्ञान ग्रहण कर ले तो ये ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। पुराने ज्ञान में बढ़ोतरी, यानी जो हमने पहले सीख रखा है और उसमें हम कोई और नया ज्ञान नॉलेज ले लेते हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये भी इसमें आता है। उसमें आवश्यक संशोधन करना, कुछ हम नई चीज़ें जो सीख लेते हैं तो पुराने में मिक्स कर लेते हैं कि हाँ कुछ नया चीज़ सीख कर, तो ये उसमें आता है। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों को पहचानना, यानी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थानों को जिन्हें हम पहचानने लग जाते हैं, बच्चे पहचानने लग जाते हैं, ये भी नॉलेजेबल होता है, ये भी जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। उनको वर्गीकृत करना, भेद करना, सामान्यीकरण करना, यानी कि 2 चीज़ों में भेद करना कि ये जो है ये है और ये चीज़ ये है, तो एक तरह से बच्चे के अंदर भेद करना आ जाता है, वर्गीकरण करना आ जाता है, तो एक सामान्यीकरण बना लेता है, वो एक जनरलाइज कर लेता है उस बात को, तो ये सब भी जो है नॉलेज में आती है। निष्कर्ष निकालना, सब चीज़ों को जानने के बाद एक निष्कर्ष निकाल सके। नियमों व सिद्धांतों की स्थापना करना, अपने नियम और सिद्धांत बना सके। व्याख्या करना, किसी बात को की व्याख्या कर ले, समझा सके किसी चीज़ को, उदाहरण दे सके तो उदाहरण देना, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सब ज्ञानात्मक अधिगम में आता है। इससे आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की समझ, सूझबूझ, चिंतन मनन, तर्क निरीक्षण, समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक योग्यताओं या क्षमताओं के विकास का आधार इसी प्रकार का अधिगम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी समझ विकसित होती है, जो सूझबूझ आता है, चिंतन मनन करना, तर्क देना और जो निरीक्षण करने की जो पावर आती है, समस्या को यह है अगर उसका समाधान करना, या संज्ञानात्मक योग्यताओं का जो क्षमताओं का जो विकास होता है, सारे के सारे जो हिस्से हैं उस सारे का सारा हिस्से संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर इन चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है किसी व्यक्ति के अंदर तो समझ लीजिए कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, यानी ये सीखने का जो अधिगम का जो एक प्रकार है संज्ञानात्मक विकास, वो यही है। आगे चलते इस प्रकार के अधिगम में बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार क्षेत्र से जुड़े हुए निम्न प्रकार के अधिगमों का स्वाभाविक रूप से ही समावेश हो जाता है। यानी कि इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसमें बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार क्षेत्र में होते हैं जो परिवर्तन, और वो निम्न प्रकार के होंगे, जो परिवर्तन होंगे उनके बारे में देखते हैं। पहला है सभी प्रकार का भाषात्मक अधिगम, यानी वर्बल लर्निंग। जितने भी भाषात्मक अधिगम होते हैं, यानी बच्चा भाषा सीख जाता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, तो वो भी उसी में ही आता है, उसके अधिगम में, संज्ञानात्मक अधिगम में आता है। दूसरा है संप्रत्य अधिगम, यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। यानी अगर किसी भी बात का कॉन्सेप्ट अगर बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है तो वो भी संज्ञानात्मक अधिगम में आता है। तीसरा प्रणियमों तथा सिद्धांतों का अधिगम, यानी अगर कोई व्यक्ति या बच्चा कोई नियम सिद्धांत सीख लेता है तो ये जो है संज्ञानात्मक अधिगम में के अंतर्गत आता है। इसे इंग्लिश में होता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। चौथा विभेदीकरण अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन, विभेद करना वस्तुओं में, ये भी इसी में आएगा ज्ञानात्मक में। स्मृति पर आधारित अधिगम, रॉड लर्निंग। स्मृति पर आधारित अधिगम जो है हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है। जितना से जितना ज़्यादा बच्चे के अंदर नॉलेज भर दी जाए, वो जितने से ज़्यादा सीख ले, याद कर ले, वही उनका मेन मकसद होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही लिखेगा जो उसको याद रहेगा, तो सबसे ज़्यादा फोकस इस पर दी जाती है, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। तो ये भी जो स्मृति पर आधारित अधिगम है, ये भी नॉलेज यानी कि अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। उसके बाद है सहचर्य अधिगम, एसोसिएट लर्निंग।
सहचर्य अधिगम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर कोई ज्ञान की बात अगर कहीं किसी क्षेत्र में सीखा है बच्चा और उसे दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, उसको जोड़ रहा है, सहचर्य हो अधिगम कहलाता है। सातवां है अंतर्दृष्टि तथा सूझबूझ पर आधारित अधिगम। ये अपने आप हमारे अंदर एक समझ पैदा हो जाती है, अंतर्दृष्टि आ जाती है, जो हम किसी समस्या को देख के अपने आप ही हम आइडिया निकाल लेते हैं, ये उसे कहा जाता है। समस्या समाधान संबंधी अधिगम, यानी कुछ समस्या हमारे सामने आती है उसे हम सॉल्व करते हैं, उसका समाधान ढूंढते, तो ये उसमें आता है। बौद्धिक विकास संबंधी अधिगम, इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, ये सब कॉग्निटिव में आता है, ज्ञानात्मक अधिगम में। सृजनशीलता पोषक अधिगम, ये भी जो है कॉग्निटिव में आता है। इस तरह से हमने जाना कि जो लर्निंग के जो प्रकार हैं, अधिगम के जो प्रकार हैं, उसमें 3 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है प्रकार हैं। वो एक है ज्ञानात्मक अधिगम, और दूसरा है मनोगामी के क्रियात्मक अधिगम, और तीसरा भावात्मक। तो पहला वाला ज्ञानात्मक अधिगम के बारे में हमने अभी जाना, उसे समझा और उसके बारे में कुछ विशेषताएं भी जानी। अब हम आगे जो है मनोगामी के क्रियात्मक अधिगम के बारे में समझेंगे। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है मनोगामिक या क्रियात्मक अधिगम। मनोगामिक, मन, और गामिक यानी कि मोटर यानी मशीन, दिमाग और मशीन। मन यानी हमारा जहाँ पे दिमाग भी चले और हमारा हाथ पैर भी चले, मनोगामिक। क्रियात्मक यानी एक्टिविटी बेस्ड अधिगम, तो इसमें ज़्यादातर नॉलेज की चीज़ें नहीं रहेंगी कि हमें जो याद है हमने बता दिया किसी को, यहाँ पे हमारे हाथ पैर भी चलने चाहिए दिमाग के साथ साथ। तो ये जो मनोगामिक अधिगम जो एक प्रकार है, इसमें यही चीज़ें होंगी। तो पढ़ते हैं। ऐसा सभी अधिगम जिसके द्वारा बालक के क्रियात्मक या मनोगामिक व्यवहार क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाया जाता है, मनोगामिक या क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। ये तो एक परिभाषा तरीके से हो गई कि ये क्या है, मगर असल में यही है कि अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो वहाँ पे हमारा दिमाग और हमारे हाथ पे सब काम आते हैं, तो ये मनोगामिक में आ जाएगा। इसमें है इस दृष्टि से सभी प्रकार के मनोगामिक तथा क्रियात्मक कौशलों यानी साइकोमोटर स्किल्स का अर्जन इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। जैसे खड़ा होना, यानी अगर बच्चा खड़ा होना सीख रहा है तो ये साइकोमोटर डेवलपमेंट होगा, यानी ये जो मनोगामिक जो अधिगम है उसका ही एक हिस्सा है। भागना, चढ़ना उतरना, उछलना कूदना, इसी प्रकार के अधिगम के परिणाम स्वरूप ही सीखता है। यानी कि जो अधिगम यानी कि जो साइकोमोटर लर्निंग है, मनोगामिक या क्रियात्मक जो अधिगम है, उसके अंतर्गत हमारा दिमाग के साथ साथ हमारा शरीर भी मेल करके काम करता है। जैसे खड़ा होना, भाग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ये सब स्किल्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है खेल रहा है, व्यायाम कर रहा है, औजारों व उपकरणों का प्रयोग करना, संगीत, नृत्य, लेखन, चित्रकला, पेंटिंग, वास्तुकला, रेखागणित में आकृतियों का निर्माण, मापन, फोटोग्राफी, टाइपिंग, कंप्यूटर आदि कुशलताएं इसी प्रकार के अधिगम द्वारा अर्जित होती हैं। यानी जो अधिगम की जो दूसरा प्रकार है साइकोमोटर या मनोगामिक या क्रियात्मक अधिगम, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जो बच्चा जब दुनिया में आ जाता है उसके बाद जो धीरे धीरे उसका विकास होता है, बढ़ता है, तो वो चलना सीखता है, दौड़ना, कूदना, भागना, व्यायाम करना, खेलना, ये सब के सब सीखता है वो धीरे धीरे। स्किल्स उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, सारे सारे इसी एरिया से आते हैं, मनोगामिक एरिया से। इसमें फोटोग्राफी, टाइपिंग, अगर टाइपिंग करना आ रहा है उसे कंप्यूटर में, या रेखागणित में आकृतियाँ बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कोई वास्तुकला कर रहा है, चित्रकला बना रहा है, लेखन कर रहा है, नृत्य कर रहा है, डांस वगैरह कर रहा है, संगीत गाना गा रहा है, या और कोई संगीत से जुड़े हुए कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है साइकोमोटर लर्निंग में आता है। अधिगम के प्रकार, जो दूसरा प्रकार है क्रियात्मक अधिगम, जिसे मनोगामिक अधिगम या इंग्लिश में साइकोमोटर लर्निंग कहते हैं, उस प्रकार में जो सीखने की जो विधियां हैं उसमें विधियों को देखते हैं। इस प्रकार के अधिगम हेतु जिन विधियों का प्रयोग अच्छा रहता है उनमें अनुकरणात्मक या सामाजिक अधिगम विधि
सक्रिय अनुबंधन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि का प्रयोग बेहतर सिद्ध हो सकता है। यानी कि ज्ञानात्मक में तो चलो हम ज्ञान दे देंगे बच्चों को, अनुभव दे देंगे, एक्सपीरियंस दे देंगे, उसको याद करवा देंगे, उसका ज्ञान का डेवलपमेंट कर लेंगे। मगर जो साइकोमोटर वाले में होता है, जो दूसरा जो प्रकार है, उसमें जो है ये विधियाँ हैं कुछ, जिसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है अनुकरणात्मक, इमिटेशन। यानी कि ये सबसे ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जो देखते हैं वही वो करते हैं। अपने घर में अपने माँ बाप के हर चीज़ों को देखते हैं, उनको कॉपी करते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, वहाँ टीचरों का, बच्चों का, मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारों में, फिल्मों में, सीरियलों में, टीवी में जो भी चीज़ देखते हैं उस चीज़ का वो अनुकरण करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और उसी से वो सीखते हैं। सामाजिक अधिगम, इसमें समाज में रह के बच्चा जो सीखता है वो चीज़ें आगे। सक्रिय अनुबंधन विधि, ये भी एक विधि है। प्रदर्शन विधि, जैसे कि अगर कुछ दिखाया जाए उससे तो उससे सीखता है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में भी जो है कुछ चीज़ें करके विकास किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट दे दे, उस प्रोजेक्ट में काम करेगा तो उससे सीखेगा। तो कई ये सारी विधियां हैं जिन विधियों का इस्तेमाल करके साइकोमोटर अधिगम हो सकता है। आगे है किसी योग्य अध्यापक या प्रशिक्षक की देख रेख में उचित एवं निरंतर अभ्यास, उचित पुनर्बलन तथा गति और शुद्धता में उचित तालमेल रखने के प्रयत्न इस प्रकार के अधिगम के अर्जन में सदैव ही अनुकूल प्रभाव डालते हैं। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे के अंदर साइकोमोटर डेवलपमेंट करना है, यानी उसे मनोगामिक उसे अधिगम कराना है, तो किसी एक योग्य अध्यापक या प्रशिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी और उसे निरंतर अभ्यास यानी प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। उचित पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, उनको शाबाशी देनी पड़ेगी और इस तरीके से वो सीख पाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी खेल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, साइकिल चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, जो भी है, ये सारी चीज़ें बिना किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के और बिना किसी निरंतर अभ्यास के और उसे रेनफोर्समेंट पुनर्बलन जब तक नहीं करेंगे और अच्छी गति और शुद्धता के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे तभी तो प्रयत्न करके वो सीखेगा। अगर उसको हम कोई तरीका ही से अभ्यास नहीं करवाएंगे, वो करेगा ही नहीं प्रैक्टिस, उसको हम बार बार कहेंगे कि तू अच्छा नहीं करता है, उसे जो है उचित जो है पुनर्बलन नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेगा वो। इसीलिए पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन देने हमेशा ज़रूरी है। किसी को अगर तारीफ़ करते हैं तो उससे उसके कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो आगे बढ़ता है उस एरिया में। हाँ, अगर वो गलत एरिया में आगे बढ़ रहा है तो उसको पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, उसे टोकना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। तो अब अगला है भावात्मक अधिगम। जो तीसरा प्रकार है अधिगम का वो है भावात्मक अधिगम, जिसमें ऐसा सभी अधिगम जिसके द्वारा बालक के भावात्मक व्यवहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाए जाते हैं भावात्मक अधिगम कहलाता है। यानी भावात्मक व्यवहार जो होता है उसमें जो परिवर्तन आता है किसी भी माध्यम से आए वो भावात्मक अधिगम कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में इसका बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया जाता, सिर्फ ओनली ज्ञानात्मक अधिगम पर ध्यान देते हैं स्कूल में या हर जगह। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहीं आता है साइकोमोटर यानी क्रियात्मक अधिगम, और तीसरा जो है भावात्मक अधिगम, ये तो बिल्कुल ही गौर नहीं करते, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इन सारे जो अधिगम के प्रकार है सारे पे अगर ध्यान देंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, घर पर, समाज में, हर जगह, तो किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तो हम आगे तीसरा वाला भावात्मक अधिगम में आगे चलते हैं। इस प्रकार के अधिगम की सहायता से बालक को निम्न प्रकार के व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों के अर्जन में सहायता मिलती है। पहला, विभिन्न प्रकार की अच्छी या बुरी आदतों का ग्रहण करना। यानी कि भावात्मक अधिगम के अंतर्गत ये बातें आती हैं, जिसमें पहला है, अगर कोई व्यक्ति या बालक अगर अच्छी और बुरी आदतें जो ग्रहण कर लेता है, यानी उसके अंदर एक व्यक्तित्व का जो है विकास होता है, वो नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी। अच्छी आदत सीखेगा तो सकारात्मक होगा, बुरी आदत सीखेगा तो नकारात्मक होगा। तो ये सारी जो चीज़ें ग्रहण करता है वो कहीं से भी करे, तो ये जो उसके भावात्मक अधिगम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा, विभिन्न प्रकार की रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास। इसमें जो उसकी रुचियाँ, क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। उसकी रुचियाँ किन चीज़ों में हैं,
उसकी अभिवृत्तियाँ, एप्टीट्यूड क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारे जो विकास होते हैं उसके, वो सारे भावात्मक अधिगम एरिया में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। इसे विभिन्न प्रकार के संवेगों का विकास, ये नहीं है कि किसी बालक में, व्यक्ति में जो संवेगात्मक यानी इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, यानी उसके अंदर जो इमोशंस आते हैं अच्छे बुरे, वो भी भावात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। चौथा है विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथा व्यक्तिक शील गुणों, ट्रैट्स का विकास। हम अक्सर कहते हैं तेरे अंदर तमीज़ है कि नहीं, तरीका है कि नहीं, शील गुण है कि नहीं, वो सब इसके अंदर आते हैं। हम व्यक्ति जो समाज में रह के अच्छे तरीके सीखते हैं, तहजीब सीखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं भावात्मक एरिया में आते हैं। तो ये जो व्यक्तिक शील गुण हैं ये सब वही होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी आदतें सीखें ताकि उनकी लोग तारीफ़ करें, अच्छा व्यवहार करें समाज में। पांचों विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों, परंपराओं तथा मान्यताओं का विकास। ये रूढ़ियाँ क्या होती हैं? हमारी परंपरा में जो चली आ रही होती हैं, जो चीज़ें हमारे पूर्वज करते हैं वही आगे बढ़ाते रहते हैं, ये सब रूढ़ियाँ, परंपरा हैं और मान्यताएं हैं सब। तो वो चीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो सब भी भावात्मक एरिया में आता है। छठा है नवीन मान्यताओं, विचारों तथा अनुभूतियों का विकास। नवीन मान्यताओं, विचारों तथा अनुभूतियों का विकास, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूढ़ी, परंपरा, मान्यताएं जो हैं, इन पे जो फॉलो कर रहा है वो भी जो है भावात्मक एरिया में आता है। मगर इसके अलावा अगर बंदा या व्यक्ति जो है इन सबको छोड़कर और नवीन मान्यताएं जो बना लेता है, वो विचार कर लेता है, अनुभूतियाँ रखता है, विकास करता है, मतलब नई चीज़ों पे अगर उसको मान्यता देता है, तो वो भी उसके भावात्मक क्षेत्र में आता है, भावात्मक अधिगम में आता है। ज़रूरी नहीं कि पुरानी बातों को ही पे चले, जो माँ बाप चल रहे थे, दादा दादी चल रहे थे, पूर्वज चल रहे थे हमारे, उन्हीं पे हम चले। अगर हमारी नई मान्यताएं हैं, नए विचार हैं, नए तौर तरीके हैं, तो उसे भी इसमें माना जाएगा। सातवें संवेदनशीलता, सौंदर्यात्मक तथा संरचनात्मक अनुभूति का विकास। तो संवेग तथा संरचनात्मक जो अनुभूति हमारे अंदर आती है, महसूस होता है, फीलिंग होती है, वो सब भी इसके अंतर्गत आता है। अब जो ये तीसरा जो हमारा है भावात्मक अधिगम, इसको किस तरीके से हम बच्चों के अंदर डाल सकते हैं, व्यक्तियों के अंदर विकसित कर सकते हैं, उसकी विधियां होंगी। तो उन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो चलिए विधियां देख लेते हैं। इस प्रकार के अधिगम को ग्रहण करने में अधिकतर जिस प्रकार की विधियों तथा तकनीकों का प्रयोग उपयुक्त रहता है, उसमें से प्रमुख निम्न है। शास्त्रीय अनुबंधन विधि, सक्रिय अनुबंधन विधि, अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड बोलते हैं, सामाजिक अधिगम विधि, अभिनयात्मक विधि, रोल प्लेइंग और ड्रामेटाइजेशन मेथड। इन्हें जो भावात्मक अधिगम का जो विकास हमें बच्चे के अंदर करना है, उन्हीं कई विधियां, जिनमें से ये कुछ हैं। ख़ास तौर पे अनुकरण विधि का ज़्यादा बच्चों पर असर पड़ता है। क्योंकि जैसा वो देखते हैं अपने घर में, मोहल्ले पड़ोस में, देश में, वही जो स्कूल में देखते हैं वही वो अनुकरण करते हैं, उसी का ही कॉपी करते हैं। इसके अलावा सामाजिक अधिगम, जिस तरह का समाज होगा बच्चे उसी हिसाब से ढल जाएंगे। अभिनयात्मक विधि, ये खास तौर पे मेरे को लगता है उसे तो नाटक के लिए प्रयोग किया गया है कि नाटक करके उसको हम अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं, नाटक दिखा के, रोल प्लेइंग करके। मगर इससे ज़्यादा मैं फिल्मों से, टीवी से ले सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टीवी में जो देखते हैं, फिल्मों में जो देखते हैं, जो उनके हीरो जो काम करते हैं, बच्चे उसी को ही कॉपी करते हैं और सीखते हैं। तो हम बच्चों को अगर अच्छा माहौल देंगे, एनवायरनमेंट देंगे, अच्छा समाज देंगे, उन्हें अच्छी चीज़ अनुकरण करने के लिए देंगे, तो वो अपने आप अच्छी चीज़ें वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अधिगम के जो प्रकार हैं, उनमें कई प्रकार हैं, सब प्रकारों को मिला के 3 प्रकार ज़्यादा बनाए गए इम्पोर्टेंट है, जो वो है ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है साइकोमोटर अधिगम यानी गामक अधिगम, यानी सिर्फ क्रियात्मक अधिगम भी कहते हैं, और तीसरा भावात्मक अधिगम। तो इन सब के बारे में हमने जाना कि क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी विधियाँ क्या हैं, किस तरीके से उनको विकसित कर सकते हैं। तो आगे की जो बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।